भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन का सबसे विश्वसनीय पोल लगातार जारी है। हमने कई राज्यों की बात करी है। अब दिल्ली 7 सीटें हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प यहां पर मुकाबला रहा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 7 सीटें जीती थी और इस बार भी यही दावा किया गया है। और एग्जिट पोल कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को 53.25% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है, जो उसकी अच्छी स्थिति को दिखाता है। वहीं इंडी गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ये सुनील जी जरा थोड़ा समझाइए, 0 से 2 सीटें, क्योंकि 7 सीटों में जरा आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या लेकिन 2 सीटें मिल जाए तो ये तो बड़ी क्रांतिकारी जीत हो जाएगी। देखिए क्या है प्रवीण जी, 2 चीजें हैं दिल्ली में। अगर कहीं ना कहीं देखें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से साथ में आई हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में मोटिवेशन देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर बात करें माइनॉरिटीज़ के साथ में, और तमाम जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं वो लगभग एक ही हैं, तो उनके बीच में इंथुजियाज्म दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अपने एक सेट वोटर्स हैं और ये फिक्स वोटर्स हैं, वो 50% प्लस के में आते हैं। 2 सीटें अभी दिल्ली में ऐसी हैं, एक अगर हम बात करें पश्चिमी दिल्ली की बात करें, और अगर एक हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली की इन 2 सीटों पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है। 0 से 2 की सिचुएशन में मैंने ऐसे डाला है कि इन सीटों पे अगर आप जीत और हार का फासला देखेंगे, जो हमने अपने सैंपल साइज में एनालाइज किया, वो 25 से 30 हजार के बीच में आप और कांग्रेस के मिलन को कैसे देखा दिल्ली? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली ने आप और कांग्रेस के मिलन का स्वागत किया है, विरोध तो नहीं किया है। संजय मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आपने भी देखा दिल्ली पर, आपकी पहली टिप्पणी। दिल्ली में मैं ये कह सकता हूं कि 6-1 से जीत रही है इंडिया गठबंधन। 6 सीटों पे क्लीन स्वीप करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। एक सीटें हम वो नई दिल्ली की सीट हो सकती है, जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। हो सकता है, ये मेरा अपना आकलन है कि जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, और दूसरी बात कि जनता ने इस बार इसको देख करके वोट नहीं किया है। जो महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही जो रही है, जो लोगों ने देखा कि वाकई संविधान ख़त्म होगा, इसके ऊपर ये वोट हुआ है। और मैं जितने भी अभी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 4 तारीख को ये सारा उलट फेर हो जाएगा। ये धरे के धरे रह जाएंगे और इंडिया गठबंधन, मेरा जो अपना आकलन है कि 280 से लेकर के 300 के बीच में ये जाएंगे, और इनकी सरकार स्पष्ट बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। राजेश भट्ट जी से मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ। राजेश भट्ट जी, क्या 7 में से 6 एमपीज को गिरा देना, क्या ये बीजेपी के लिए एक तरह से सेल्फ गोल रहा है? आम आदमी पार्टी के खाते में गया है क्या? ये नहीं लगता आपको दिल्ली में? राजेश भट्ट जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में ही कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। दिल्ली में तो 7-0 का जो है परिणाम आने वाला है जी। इसलिए आने वाला है कि देखिए, ये लोगों का आपसी जो अंतरकलह है, ये तो खुद से लड़ रहे थे। आप देख रही हैं ना, दिल्ली में अलायंस करेंगे, पंजाब में साथ लड़ेंगे, है ना। तो इस अलायंस का क्या मतलब भाई? जब आपसी सद्भाव की स्थिति ही नहीं बन पाई, एकजुटता ही नहीं है, तो किससे लड़ेंगे? मतभेद के बाद भी कोई जीत का सपना देखता है, तो मैं समझता हूं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही। अच्छा राजेश जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि आप बिहार की राजनीति पर आपसे बात करने में मजा आएगा। मैं दर्शकों को बता दूं, एलजेपी रामविलास के साथ में राजेश जी हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार जो होगा वो, मैं जैसे महाराष्ट्र को देखा, मैं शुरुआत से कह रहा हूं, स्विंग स्टेट्स में बिहार महाराष्ट्र 2 जगह हैं जो बहुत ही दिलचस्प हो सकती हैं। लेकिन अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने एक बात तो देखी होगी, देवकीनंदन जी लगातार सुन भी रहे हैं इस बात को। और देवकीनंदन जी, आपने अभी तक जितने एग्जिट पोल देखे हैं, क्योंकि मेहमान लगातार जुड़ते जा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, आपके पास में बड़ी देर में आना हो रहा है और आप पूरे संयम के साथ सारी चीज़ों को सुन रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो बीजेपी का ये दावा रहा ही था कि 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। और इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को शायद उतना ज़्यादा पसंद ना किया जाए, या उनके साथ में आने को लेकर एक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक एनालिसिस इस पर रखें। आपने मुझसे पूछा? जी जी।
इस दिन की क्या है कि मैं अभी जब आप लोगों और मेहमानों से वार्ता कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि पूरे जितने भी एग्जिट पोल हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल में जो टोटल टैली है वो 350 से ज्यादा की है बीजेपी की। और 2019 और 2014 ये दोनों इलेक्शन हमने बड़ा बारीकी से देखा है। 2014 में साफ साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 2019 में भी लग रहा था, क्योंकि पुलवामा स्ट्राइक हुई थी, इस वजह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में ऐसा कहीं क्लियर कट नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई वेव चल रही है, मोदी जी की वेव चल रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ रहा है। ऐसा मुझे किसी स्टेट में नहीं दिखा। अभी आप बंगाल की बात कर रहे थे, मैं बंगाल में अभी करीब 15 दिन पहले लौटा, तो बंगाल की स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी, आप इसमें 20 से 22 सीटें आप दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय वहां पर 30% ऐसी जगह है, मतलब बूथ है, ऐसे गांव है जहां पर बीजेपी का न कोई वोटर है न कोई काडर। ऐसे में 20 से 22 सीटें, ये थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज मिलाकर के जीते थे। 2 सीटें बाद में भारतीय जनता पार्टी और जीत गई थी, 66 सीट हो गई थी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के बीच में, वो जमीन पर बहुत कांटे की लड़ाई नजर आ रही थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और एक एक सीट पर वो इसी वजह से गए क्योंकि उनके पास भी इस तरह की रिपोर्ट थी कि बहुत जबरदस्त लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। लेकिन वो कांटे की लड़ाई इस एग्जिट पोल में मुझे नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है, लेकिन वो तमाम जगहों पर गए देवकीनंदन जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में गए हो, हर जगह पे आप किसी भी जगह की राज्यवार अगर एनालिसिस करेंगे तो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश पर ले आए तो मुझे आपने एक अवसर दिया। पूजा मिश्रा जी भी बड़ी देर से जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा जी, लगभग पिछले प्रदर्शन या उससे थोड़े बेहतर प्रदर्शन पर इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बड़ी वजह यह है कि बहुजन और शहनवाज हुसैन साहब भी मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हालांकि वो कहते कहते कह गए कि बसपा अगर साथ में होती तो अलायंस जो है वो थोड़ा और मजबूत अलायंस होता, लेकिन यहां पर अलायंस इस वजह से कमजोर हो गया। आजमगढ़ एक छोटे सैंपल के तौर पर लें, गुड्डू जमाली उतरते हैं, पिछली बार से कम निरहुआ को वोट मिलते हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं। और ये इसलिए मैं रखता हूं सैंपल कि ये हर जगह की कहानी है उत्तर प्रदेश में कि जहां बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के खिलाफ है वहां आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। और ऐसे में यही एग्जिट पोल ही नतीजे की तरह आए, इसमें क्यों संदेह किया जाए? पूजा जी। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा मुझे चर्चा करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो मैं इत्तेफाक रखूंगी, इससे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो दिखा नहीं उत्तर प्रदेश में जो है जिस तरीके से चल रही थी, जो यहाँ पे जो जमीनी हकीकत है वो एग्जिट पोल में कहीं नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो ये एग्जिट पोल बनाया गया वो जनता को निराश करने के लिए बनाया गया वो, क्योंकि जनता ने जो है इस तरीके का वोट नहीं दिया हुआ है। अगर इस तरीके से जनता वोट कर रही होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को पोलराइजेशन करने का प्रयास ना करना पड़ता और जो है मुद्रा जैसे शब्द का प्रयोग भी ना करना पड़ता, प्रधानमंत्री की गरिमा ना गिरानी पड़ती। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अगर जो है बसपा कह रही है कि अगर हम गठबंधन में होते, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि अगर गठबंधन में रहते तो हम और मजबूत होते, पर इसका आशय ये नहीं निकल के आता कि जो है वो गठबंधन में नहीं है तो जो है वो नुकसान कर रही है हमारा, वो नुकसान नहीं कर रही है हमारा, क्योंकि हम बिल्कुल जमीन में जुड़े हुए रहे और हमने वोटर से डायरेक्टली बात की, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट की हुई है। जो कोर वोटर कहा जाता है बसपा का, उन्होंने भी इंडिया अलायंस को वोट किया हुआ है। वो आप जानते हैं क्यों इंडिया अलायंस को वोट किया? क्योंकि उनको चाहिए बदलाव, उनको चाहिए कि जो ये सरकार, पूजा जी, बहुत सामान्य प्रश्न ये है, ये इसकी बात ही नहीं है कि जनता को निराश करने के लिए, इससे कोई बड़ा फायदा किसी को नहीं होता। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होता कि जब एक बार वोटिंग हो गई है तो उसके बाद में क्यों कोई एग्जिट पोल रखा। जनता से बात की जाती है, जनता का जो निष्कर्ष आता है वो आपके सामने रखा जाता है। अब चलिए आगे बढ़े, क्योंकि एलजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं और आपसे भी मैं चर्चा करता हूं, लेकिन उससे पहले बिहार के आंकड़े जरा दिखा देते हैं, क्योंकि बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहने वाला है। और जैसा मैंने कहा, मैं खुद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कुमार राकेश जी भी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कुमार जी आपका भी। तमाम मेहमान और मेरे साथ बने हुए हैं। बहरहाल बिहार की अगर बात करें
भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन का सबसे विश्वसनीय पोल, बिहार में इंडी गठबंधन को 6 से 8 सीट, बिहार में एनडीए को 32 से 34 सीट, इंडी गठबंधन को 31.26% वोट, एनडीए को 54%, 54.80% वोट। तो बिहार में इस वक्त आप देख रहे हैं कि एनडीए की स्थिति मजबूत, ये एग्जिट पोल दिखा रहा है। सुनील जी, क्यों, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, नीतीश और इनका साथ में आ जाना, या क्या आपको देखिए लगा? ऑफ कोर्स 2-3 प्राइमरी फैक्टर रहे हैं। अगर देखें नीतीश से पहले तक, नीतीश के भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद कमज़ोर थी वहाँ पर, और कमज़ोर सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में नहीं थी, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल एक डाउन दिख रहा था। अभी तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो नीतीश जी का प्रभाव पहले से थोड़ा कम हुआ है, लगभग 1.5 से 2% के करीब में कम हुआ है, लेकिन इनके आने से और चिराग पासवान के कहीं न कहीं एक्टिव होने से जो एक कहीं न कहीं एक कॉन्ग्लोमरेशन बना है, इक्वेशन बना है, इसका फायदा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। जी, अब भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप 40 की 40 सीटें कह रहे हैं, इधर एनडीए गठबंधन को 32 से 34 सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस के पास में भी 6 से 8 सीटें जा रही हैं। प्रवीण जी, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आखिर बिहार में किस कारण से वो 6 और 8 सीटों का जो है विनर होगा महागठबंधन? अरे भाई, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, बिहार इनसे तंग हाल है। गुंडा राज कौन चाहेगा फिर से बिहार में आने को? ये जंगल राज के पर्याय थे, यही लोग थे ना जो लाठी पिलाते थे। क्या बिहार की जनता इन्हें माफ करेगी? देखिए, बिहार अब डबल इंजन की सरकार के साथ बढ़ रहा है तेजी से, और बिहार के लोग विकास प्रिय हो गए हैं। विकास छोड़ के और विनाश की ओर ये नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 40 की 40 सीट बिहार जो है एनडीए जीत के जाएगी। और बिहार और उत्तर प्रदेश से कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है, तो बिहार से इस बार हम 40 की 40 एनडीए की सीट जो है जीत कर एनडीए को मजबूत करने जा रहे हैं। जहां तक बिहार की बात है तो आरजेडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं संजय मिश्रा जी से पूछना चाहूंगी, संजय मिश्रा जी, बहुत ही दिलचस्प एक ये नज़ारा है कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि 34 साल के तेजस्वी यादव ने दावा किया कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन मैं 72 साल के नरेंद्र मोदी को आराम करवाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी, ऐसे दावों के बाद भी नतीजे कुछ ऐसे लग रहे हैं एग्जिट पोल की तरफ से कि शायद आराम ही आराम है आरजेडी को। नहीं, मैंने पहले ही कहा है, और ख़ास करके चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बिहार पे कुछ ज़्यादा बोल सकता हूँ कि बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिहार की 40 की 40 सीटें इनको मिल जाएं। 2019 की यदि हम बात करें, जो 40 में 39 सीटें इन्होंने ली थी, उस वक़्त एक वेव था मोदी का, कारण था उसका पुलवामा और बालाकोट का। इस बार कुछ भी ऐसा देखने को नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिहार की जनता अपने आप को सबसे ज़्यादा ठगी हुई महसूस कर रही थी। दूसरा, यदि एग्जैक्ट यदि हम अपना देखें तो SC ST और OBC की जो वोटर्स हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल इनको मजबूत कर रहे थे, इस बार इनके हाथ से वो वोट निकल गया। आपको लगता है जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया गया उसका कुछ असर पड़ा? बिल्कुल, वो भी मुद्दा उठाया। दूसरी बात, आरक्षण का वो मुद्दा जो था, जो राम विपक्ष ने, मंदिर का कोई असर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो राम मंदिर का मुद्दा तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर का यदि कुछ मुद्दा होता तो ये आंकड़े ऐसे नहीं होते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है बिहार में, जब प्रधानमंत्री जी कमिटमेंट करते हैं कि मैं बिहार, जब वो बिहार जाते हैं और बोलते हैं मैं बिहार को 1 नंबर का राज्य बना दूंगा, दूसरे दिन उत्तर प्रदेश आते हैं और कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को 1 नंबर राज्य बना दूंगा, और तीसरे दिन कर्नाटका जाते हैं तो बोलते हैं कि कर्नाटका को 1 नंबर का राज्य बना दूंगा। तो ये लोगों ने देखा कि यार ये तो जुमला है, ये जहां जाते हैं उसी को 1 नंबर बना देते हैं। तो बिहार के लोग सबसे ज्यादा, आपकी बात पर राजेश भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कंप्लीट करूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों ने, आज की बात नहीं है ये, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार भी जब शुरू से रहा तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और बिहार ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी मैं लेता हूं कि पूरब के लोगों के साथ, जहां जल जंगल और जमीन होने के बावजूद भी बिहारियों को दिल्ली और गुजरात जा करके और साउथ में जा करके काम करना पड़ता है और वहां की फैक्ट्री को संभालना पड़ता है। मैं पूरे बिहार को मैं बोलता हूं कि इन लोगों को तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। जहां तक एलजेपी की बात आपने की, एलजेपी रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, उसको तो इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। उसके बावजूद भी ये लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के आज जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं।
तो बिहार के सम्मान को जो ठेस पहुंचाया इन लोगों ने, वो बिहारियों के दिमाग में बैठ गया। अब तो निश्चित तौर पर राजेश जी OBC को बोलने का अवसर देना चाहिए। इस सबके बीच में मुकेश त्यागी जी जो कि बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, राकेश शेट्टी जी प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। और राजेश जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, कहिए अपनी बात। इंडी अलायंस जो भ्रष्टाचारियों का अलायंस एक कुनबा तैयार हुआ, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जिसका बेस ही नहीं है। MY की समीकरण की बात करते थे ना कल तक तेजस्वी जी, कौन से MY की समीकरण की बात करते थे? अरे भाई, शाहनवाज जी जो है, शहाबुद्दीन जी सिवान के साथ उन्होंने क्या किया, पूरा मुस्लिम समाज ने देखा है बिहार में खुली आंखों से। क्या कतई बर्दाश्त करेगी इस चुनाव में? अरे MY का जब समीकरण ही उनके साथ नहीं रहा, यादवों को सीधे मंच से ढकेला जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो क्या M और Y साथ थी? किस बिना पर आप कह रहे हैं कि 6 सीट मिलेगी? कोई तो आधार होना चाहिए ना। और रही बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारी पार्टी का सवाल, तो हम लोग स्वहित की बात नहीं करते हैं। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि था। हम अपनी पार्टी और पार्टी तोड़ दिया, पार्टी जोड़ दिया, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे पास संगठन था। संगठन कहीं न टूटा था, न कहीं संगठन गया था। आज भी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में वो संगठन मजबूत संगठन के रूप में था। इसी की परिणति है कि 5 सीट का हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने हमें देकर भरोसा जताया जी। और 5 की 5 सीट का स्ट्राइक। चलिए, बिहार की बात हो रही है तो झारखंड चलते हैं। झारखंड का भी आंकड़ा जान लेते हैं। भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन का सबसे विश्वसनीय पोल, झारखंड में एनडीए को मिल सकती हैं 9 से 10 सीटें, इंडी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं 2 से 5 सीट और एनडीए को 52% वोट मिलने के आसार, इंडी गठबंधन को 38.770% वोट मिलने का अनुमान। तो यहाँ भी एक तरीके से झारखंड में आप देख रहे हैं एनडीए की मजबूत स्थिति। रोड मैप टू विन का ये एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो इस पर मैं चाहूंगा अब जरा मिश्रा जी आप अपनी एक टिप्पणी करें। फिर प्रवीण जी, एक चीज़ और समझिए, देखिए एनडीए की नो डाउट मजबूत स्थिति है झारखंड में, लेकिन अभी पिछले लास्ट अगर 20-25 दिनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं, या चुनाव के दौरान मैंने जो देखा, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप जिस तरह से हेमंत सोरेन का जेल जाना हुआ, और कहीं ना कहीं जो कल्पना सोरेन जो उनकी वाइफ है, उनकी सक्रियता है यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 से 5 सीटों पे हम कहीं ना कहीं उनका रुझान दे रहे हैं। तो हमारा भी आंकड़ा है कि 4-5 सीटें कहीं ना कहीं उनके खाते में जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर देखें, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, कार्यकर्ताओं को देखें, संगठन पे काम किया है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक ही मॉडल है, मोदी मॉडल, जिसको लेकर वो आगे बढ़े हुए थे। लेकिन एक तरफा नहीं है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान की बात कर रहे थे, झारखंड में एक तरफा नहीं है, या आगे हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, वैसा एक तरफा आपको झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, उसके बाद में गुजरात की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, तस्वीर बहुत हद तक, और पश्चिम बंगाल की भी बात हो गई। पश्चिम बंगाल पे तो बड़ी दिलचस्प चर्चा रही। सरकार साहब ने अपना एक एग्जिट पोल रखा, उनका दावा अलग है, एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल में अभी, और झारखंड की बात भी हमने की है, बिहार झारखंड की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए अभी तक के एग्जिट पोल को, तो एनडीए की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अब ये आंकड़ा कहाँ तक जाता है, वो 400 पार वाली बात है, 300 पार की स्थिति है, बहुमत मिलता है नहीं मिलता। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी अपना एक दावा कर दिया, 295 सीटों की बात वो भी कह रहे हैं। तो उनके दावे के इर्द गिर्द कैसे सीटों का आकलन होता है। दक्षिण का अभी पूरा मामला बचा हुआ है, और आगे बढ़ें उससे पहले कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में वैसे तो सीटों का आंकड़ा 13 है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहां से निकल कर आई है। भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन का ये सबसे विश्वसनीय पोल पहुंच चुका है अपने अगले पड़ाव पर। पंजाब में कांग्रेस को 5 से 6 सीटें आ सकती है। पंजाब में बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल को 1 से 2 सीट मिल सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 35% के आसपास रह सकता है, बीजेपी का 16.34% के आसपास। शिरोमणि अकाली दल भी मैदान में है, सबसे पुराना दल है, और उसको भी लगभग आप देखेंगे 10% से नीचे उसको वोट शेयर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड पर उतर रही थी। सबसे बड़ा फेस प्रधानमंत्री का रखा गया, लेकिन यहां पर
जो इंडिया अलायंस की बड़ी तस्वीर थी पंजाब में वो भी नजर नहीं आई। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। पंजाब की स्थिति रोहित पहले से भी भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती थी। मिश्रा जी आप एक छोटी टिप्पणी करें क्योंकि मुकेश त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमानों से हम बात करते हैं। देखिए पंजाब में तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद से और कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन टूटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पांव अभी वहां पे सही से जम नहीं पाए और आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव भी जोरदार तरीके से बिल्कुल रहा। दूसरी एक चीज ये है, मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का फायदा कांग्रेस को पंजाब में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया था कांग्रेस के अगेंस्ट में, करप्शन का, आरोप का, नो डेवलपमेंट का, लेकिन दिल्ली में जब उनका गठबंधन हो गया है तो उसका फायदा, चूंकि वहां पे चुनाव सेपरेट लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है, उसका फायदा देखने को मिल रहा है। आज की सिचुएशन में अगर देखें तो लगभग 1-2% की डिफरेंस अगर वोट शेयर को छोड़ दें तो लगभग दोनों में बराबर की फाइट दिख रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। शिरोमणि अकाली दल की अगर मैं देखूं तो अभी मोटे तौर पे मैं एक भटिंडा की सीट की बात करूं जहां पे मुझे तुलनात्मक रूप में थोड़ा सा कुछ एक एग्रेसिव देख रहा है कि वो सीट शायद हो सकता है निकल जाए जो है शिरोमणि अकाली दल की, लेकिन एक समय मेन स्ट्रीम की पार्टी रहने वाली अभी भी ये मानकर चलें कि दहाई के आंकड़े को टच करने के लिए महाराष्ट्र और पंजाब की सियासत में कॉम्बिनेशन जो है इतने लंबे समय तक चला कि इंडिविजुअल पार्टियों को देखने की आदत सी खत्म हो गई, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी, इधर शिवसेना बीजेपी। लेकिन त्यागी साहब पंजाब चुनौतीपूर्ण था, वो प्रचार के दौरान भी दिखा और यहां पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई थी और जितना बड़ा वोट शेयर लेकर आई, जितनी सीटें जीत कर आई, उससे तो स्पष्ट था कि इस बार पंजाब जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और अभी तक जितने आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के वो राज्य जहां पर आपने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था वहां ठीक ठाक स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी दक्षिण, पंजाब और अन्य राज्यों को देखते हैं तो उसके बाद फिर देखेंगे कि आपका दावा जो है वो इस एग्जिट पोल में कहां तक बैठा। लेकिन पंजाब पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है बहुत जटिल हो चुकी है। जिस प्रकार से अकाली दल ने हमारा साथ छोड़ा और मैं समझता हूँ 1996 तक वो हमारे साथ लगातार हमेशा से साथ रहे और 2020 में जिस प्रकार से उन्होंने हमारा साथ छोड़ा उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उस पर डेंट आया है। और आपने जिस प्रकार से वहां पर एक प्रकार से देखा जाए लोगों को नए नए लुभावने सपने दिखा करके जनता को ठगाया, तो मैं ये समझ रहा हूँ, चाहे आप देखिए लास्ट टाइम भी हमारे सनी देओल जो है वहां से गुरदासपुर से जीते थे, बड़ी भारी संख्या से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है और मैं समझता हूँ जबकि सब लोग गलत भविष्यवाणी करें, मैं मुझे लग रहा है कि हम लोग वहां पर कम से 4 से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में आई। ठीक है सर, सुनील मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी आप कैसे देख रहे हैं, हाउ डू यू से दिस? और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अग्रेशन के साथ चुनावी प्रचार किया, बॉर्डर स्टेट होने का भी बात की, नशे को लेकर पंजाब की बात की, आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को लेकर भी बात की, लेकिन ग्राउंड पर वो माहौल नजर नहीं आया। देखिए दो चीजें हैं, अगर आप पंजाब में देखेंगे, क्योंकि मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन को भी कवर किया, वोटर्स को भी कवर किया, कहीं ना कहीं किसानों के मन में जो पंजाब में अभी कुंठा बैठी है या बैठाई गई है, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, वो अभी निकली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो उनके दिमाग में, दिल में एक चीजें बैठा दी गई हैं एक लंबे समय के अंतराल में, वो निकली नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा नुकसान है जो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पूरी एनालिसिस जो है बड़ी देर से मैं सोच रहा था, क्योंकि लंबी चर्चा हो गई, लगातार मेहमान आ रहे हैं, कुमार राकेश जी मैं जा ही नहीं पाया उनके पास, उन्होंने बकायदा एक एनालिसिस अपनी कर रखी है और जो एग्जिट पोल अभी आप दिखा रहे हैं उससे उसका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझसे शेयर किया था, अब तो आज दिन आ गया है, आज तो बताया जा सकता है। तो बताइए आप अभी तक जितनी भी स्टेट्स का आपने देखा है उस आकलन में आपका आकलन कहाँ बैठता है और एग्जिट पोल कितना? नहीं, मैं 23 तारीख को जो आपसे बात हुई थी प्रवीण जी, तो 23/5 को मैंने जो हमारे पास इनपुट थी 5-6 राज्यों में मैं गया था, जो मेजर स्टेट्स है, छोटे स्टेट्स पे मैं गया था। तो उसके बाद जो मुझे जो फीडबैक मिला, जो लोगों से बातचीत हुई और तमाम जो स्थानीय स्तर पे जितने हमारे पत्रकार बिरादरी के लोग काम करते हैं और फिर जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, तो कुछ हर एक पार्टी में कुछ ईमानदार लोग होते हैं, नेता बीजेपी कांग्रेस, जो सच बोलते हैं।
लेकिन वो सच को सामने नहीं आना देना चाहते। तो उस सच के परिप्रेक्ष्य में जो मेरे को इनपुट्स मिला, तो मैंने 325 से 30 और 25 प्लस माइनस का मैंने आंकड़ा रखा था। जो आज आंकड़े आ रहे हैं, 5 सीट मैंने तमिलनाडु में कहा था, आज जो इसके एग्जिट पोल है 4 बोल रहे हैं, कोई 5 भी बोल रहे हैं। आज जो केरला में 2-3 की बात हो रही थी, तो एग्जैक्टली आप देखिएगा, मैंने आपको भेजा है 3 ही लिखा था मैंने। जी। मैंने वो 4 भी नहीं लिखा, मैंने 2 नहीं लिखा। बहुत गौर से पढ़ा है आपकी जी, उसके जी, में। जी, इसलिए तो मैंने कहा कि काफी कुछ जो मिश्रा जी का और आपकी एनालिसिस से सेम जो दिख रही है। 2-4 का डिफरेंस कर्नाटक में है। एक्चुअली लूज कहाँ होना है जो एनडीए अलायंस को, हरियाणा में लूज होना है। 2-3 सीटों का नुकसान मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और राजस्थान में जो 2-3 बातें कर रहे थे वो करीब करीब कंपनसेट हो गया है। वो 1-8 सीटें इधर उधर होंगी राजस्थान में, बाकी बीजेपी मतलब को मिलने जा रही है जहाँ तक है। छत्तीसगढ़ में 2-3 सीटों का ऊपर नीचे है। मध्य प्रदेश में चमत्कार हो सकता है, यदि वो नकुलनाथ हार जाए तो। मैं चमत्कार बोल रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ 2-3 सीटें लग रही हैं मुझे। लोग कह रहे हैं कि पूरा का पूरा, मुझे नहीं लग रहा है। वहाँ 2-3 सीटें जो हैं वो अच्छा, बड़ी घट देर से सकती कुमार राकेश जी, है। जैसे आपके पास नहीं आ पाया था, शेट्टी साहब बहुत देर से लगातार इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। शेट्टी साहब, मैं क्षमा भी चाहूंगा, और आप जानते भी हैं कि लगातार जो है मेहमान आते जाते हैं, तो उसमें कई बार सवाल लेना और लगातार आंकड़े दिखाने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि जो 295 का दावा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया है, वो तो एग्जिट पोल में फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ ये सर्वे किया गया है। अब भी अगर आप उस दावे पे कायम हैं तो उसकी वजह? देखिए, सबसे पहली बात, अगर एग्जिट पोल का मैं तो देख ही रहा हूँ आपका, जिस तरह आपने पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीट दिया, बिहार में दिया, झारखंड में दिया, मगर 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में बहुत फर्क है। क्योंकि अगर आप 19 का चुनाव देखेंगे तो, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश पे एक पब्लिसिटी बहुत बढ़िया कर ये दिखाया कि हम बहुत सशक्त हैं, हम घर पे घुस के मारते हैं, ऐसे एक छवि बनाई और उसका फायदा उनको हुआ। इसलिए जनता ने उस समय कुछ नहीं देखा, 303 सीट उनको मिला। मगर आज स्थिति आप देखो, पूरा चुनावी प्रोसेस देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में एक भी करेक्ट नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। बार बार प्रधानमंत्री जी खुद अपना स्टैंड चेंज करते। शेट्टी साहब, ये सारे मुद्दों पर बात हो चुकी, बहुत लंबी डिस्कस, अब तो आंकड़ों पे बात हो रही है। 295 की बात आता हूं मैं, आंकड़े उसी से आएंगे, क्योंकि आपको ये, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इस बार कोई भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट नहीं हुआ, आप जितना चाहे एग्जिट पोल चला लीजिए, मगर अब 2 दिन के बाद दूध का दूध पानी का पानी होना है। जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल डालने के बाद दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करने वाली है। जम्मू कश्मीर में घाटी में इन्होंने 6 वहां पे सीटें, एक भी नहीं लड़ रही है। महाराष्ट्र में स्थिति इनकी बहुत खराब है। आप बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, तो भारतीय जनता पार्टी, हाँ, महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है, ये तो एग्जिट पोल भी बता रहा है। इसका मतलब एग्जिट पोल ने सही आकलन किया है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला नहीं है। आप देखो 70-30 का रेशियो होने वाली है। ठीक है, चलिए मैं कुछ और आंकड़े जो हमारे पास है वो भी फटाफट रख देते हैं। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। 11 सीटें आती है, बीजेपी को 9 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी का जो वोट शेयर रहेगा वो 53.50 53.50% रह सकता है एग्जिट पोल के मुताबिक, और कांग्रेस को यहां पर वोट शेयर मिल सकता है 38.75% का। आप देखिए एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहीं से लिटमस टेस्ट हो जाएगा। सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया, वहां पर जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया, और अब एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहा है। सुनील जी, जल्दी से एक टिप्पणी कर दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एक कमबैक किया है। दूसरा ये देखें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप में अभी थोड़ा सा उतनी एग्रेसिव छत्तीसगढ़ में मुझे दिख नहीं पा रही है। वो आप भूपेश बघेल की सीट पे बात करें या अन्य सीट पे बात करें, हालांकि 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां अभी फाइट दिख रही है। कोरबा की बात करें, कांकेर की बात करें या रायगढ़ की बात करें, तो इन 2-3 सीटों पे ऐसा है जहां पे एक नेक टू नेक फाइट की सिचुएशन दिख रही है। उस आधार पर एग्जिट पोल रिपोर्ट भी है। शेट्टी साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो परसेंटेज आप 54% भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो
यहाँ पे हमारे और भारतीय जनता पार्टी के डिफरेंस क्या थे? 1.5%, 2.5%। मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा था, 5.5%। विधानसभा मिजाज लोकसभा मिजाज अलग होता है। हमेशा हमने देखा कर्नाटक में आपको मिला, फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल गया, इस बार भी कर्नाटक में बीजेपी को यही उम्मीद है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, पिछली बार ये चारों स्टेट्स हम जीत चुके थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीत चुके थे, बट 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई। तो जरूरी नहीं है। और 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन से पहले जीत चुकी थी, मगर 2004 में वहां उस समय यूपीए 1 का गठन वहां में मैंडेट मिला था। तो इस बार भी वो रिपीट होगा। 10 साल देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दिया, उन्होंने चलाया जैसे चलाना था। अब उनको एक कुर्सी खाली करनी अभी पड़ी तक और जितने भी आंकड़े आए हैं, अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं उसमें महाराष्ट्र, पंजाब दो उलझी हुई जगह दिखाई देती हैं एनडीए के लिए, क्योंकि मजबूत पार्टी की कमी के बारे में पहले बात की जाती है और बाकी जगहों पर स्थिति मजबूत है। और अंशु जी भी लगातार मेरे साथ बनी रही हैं और चर्चाओं के दौरान, तमाम चरणों के दौरान भी उनसे बात होती रही है। तो डॉक्टर अंशु, आप बताएं मुझे अभी तक जितने आंकड़े आए हैं और खास तौर पर एनडीए के लिहाज से और उनका जो दावा रहा 400 पार का, उस लिहाज से आपको ये कैसे दिखाई पड़ते हैं? प्रवीण जी, हम सबसे पहले तो इस बात को सभी लोग मान लें कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है वो हम सबको प्रथम चरण से पता था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। 2014 में हमने बीजेपी को 31% वोट शेयर के साथ 282 सीट जीतते देखा। फिर 2019 में 37% वोट शेयर के साथ भाजपा का ये आंकड़ा 303 पर पहुंचा। और आप सभी के जो ये एग्जिट पोल है, इसके हम अनुमानों को देखें तो 227 तक सीटें इस बार मिल रही हैं। पंजाब पर जब हमने चर्चा की तो एक रोचक बिंदु जोड़ना चाहूंगी। हम शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, आप, कांग्रेस सबकी बात करें, वहां बसपा की बात नहीं कर रहे। बड़ा दलित वोट बेस है पंजाब में, और कांशीराम जो है जिन्होंने बसपा की स्थापना की, बामसेफ की स्थापना की, वो पंजाब से आते हैं। तो वो एक जो ये यहाँ पर जो वोटर्स का किस प्रकार का मिजाज रहेगा, ये भी बहुत कुछ तय करने वाला है पंजाब के इलेक्शंस में। हम यदि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर देखें, उत्तर प्रदेश की ओर देखें, तो करीब करीब तय है कि भाजपा को एक बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुमत यहाँ पर इन तमाम राज्यों से मिलता हुआ दिख रहा है। हम यदि दक्षिण की ओर चले प्रवीण जी, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण, हम इस बार थम के चलेंगे, लेकिन क्योंकि उसके आंकड़े आना अभी बाकी हैं। अभी मैं तो मिश्रा जी से बात कर ही रहा था कि दक्षिण के आंकड़ों का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रोहित, अभी आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हमने आपको अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े बताए, अब आपको सीधा देवभूमि उत्तराखंड की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं। ये वहीं से आते हैं, इसलिए ज्यादा उत्साहित है। मैं वैसे भी उत्साहित रहता हूं, क्योंकि जनता के समक्ष कुछ चीज पेश करो तो पॉजिटिविटी के साथ पेश करो, सकारात्मकता के साथ पेश करो। 5 सीटें आती हैं उत्तराखंड में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा होगा लगातार दौरे करते रहे, देवभूमि का जिक्र वो करते रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। बीजेपी का वोट शेयर एग्जिट पोल के मुताबिक 63.89% कांग्रेस को 32.45% और बहुजन समाज पार्टी को 2 के आसपास वोट शेयर मिल सकता है। तो सभी 5 सीटें मिलेंगी। लेकिन सुनील जी, मैं ये इनका असली घर पौड़ी गढ़वाल में है, वहां भी गया था मैं। तो पौड़ी गढ़वाल में कहीं प्रचार नहीं दिखा, कांग्रेस का तो कहीं झंडा बैनर भी नहीं दिख रहा था। एक इनपुट दूंगा। हाँ, तो उस पे भी ये कहा गया कि भैया सब ये अंडर करंट है, यहाँ पर सब अंडर करंट चल रहा है, यहाँ कुछ और ही मामला होगा। आपको क्योंकि आपने जो वोटिंग परसेंटेज आपके एग्जिट पोल में आया है वो तो बहुत ही धुआंधार वोटिंग परसेंटेज दिखाई। एक चीज आप समझ लीजिए कि कुछ प्रदेश ऐसे रहे हैं, उस पे एक कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी है, जहां पे कांग्रेस पूरी एंथुजियाज्म के साथ, या तो हो सकता है कि वो मान के चल गए कि हम रिजल्ट को बदल नहीं सकते हैं जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, तो पूरे एंथुजियाज्म के साथ फाइट नहीं किया, कम्बैट फाइट नहीं दिया जो है। उत्तराखंड में मैं तमाम जगहों पे रहा और लोगों से जो बातचीत भी किया, तो कांग्रेस की वो फाइटिंग सिचुएशन कहीं ना कहीं जो है एलिगेशन को लेकर हो, कहीं ना कहीं जो है इनकम्बेंट जो एमपी हो उनको लेकर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, वह माहौल देखने को नहीं मिला। ठीक है संजय जी, जल्दी से आप। मैं 10 सेकंड का एक कमेंट दूंगा। एक्चुअली उत्तराखंड मैं पूरा घूमा, और यदि हम देखें यहाँ से, यदि रुद्रपुर से शुरू होते हैं, अल्मोड़ा से होते हुए पूरा घूम करके आए मैं। कांग्रेस जो है, यदि हम देखें उनके नैरेटिव्स को देखें, उनके प्रचार को देखें, उनके कैंडिडेट देखें, तो गिन करके 8 या 10 होर्डिंग मुझे दिखाई पड़े होंगे। एक दूसरा कंट्रीब्यूशन, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीजेपी को जिताने में या वोट परसेंट बढ़ाने में माननीय हरीश रावत जी का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
तो उनके जो कमेंट आए, उनकी जो प्रतिक्रिया आई और उनका जो, उससे बीजेपी बहुत बुस्ट हुई। ठीक है। तो वो भी एक सोचने की वाली बात है। कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत उनको नहीं दिया गया प्रभार जो भी है, तो दो कारण रहे और सभी सीटों पे भाजपा तो साइड थी और ग्राउंड लेवल तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हाँ जी संजय जी प्लीज, आप क्या ऐसी वॉकओवर दे दिया क्या कांग्रेस ने नहीं, जैसे राज्यों में? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं तो समझिए कि आपके स्टूडियो में बैठ करके एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ। अभी जो बातें सुन रहा हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट दोनों भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि और वाकई 4 तारीख में आपको बैठाया, बैलेंस बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं भारत एक्सप्रेस को। लेकिन सच यही है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने बड़ी ही तरीके से रणनीति अपनी तय की। पंजाब में जहां गठबंधन की बात हो रही है कि वो अलग अलग क्यों लड़े, दिल्ली में एक साथ क्यों लड़े, वो बिल्कुल फैक्ट था कि यदि वो गठबंधन पंजाब में भी यदि हो जाता तो वो 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली जाती, जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं। लेकिन वो दिख रहा था इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि भैया हम वहां अलग अलग लड़ेंगे तो बेहतर, और दिल्ली में एक साथ लड़ेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। इसलिए वो रणनीति के तहत हुआ था। हरिद्वार में आज मैं कहता हूं, उत्तराखंड में आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, कांग्रेस की 2 सीटें क्लियर है। हरिद्वार, इवन एक सीट का नाम मैं ले लेता हूं अभी कि हरिद्वार सीट कांग्रेस जीत रही है। आप उत्तर प्रदेश की जो आप लोगों ने विश्लेषण की, उत्तर प्रदेश में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंडिया गठबंधन 35+ सीटें जीत रही है। बिहार में आप बात करेंगे, बिहार में 25+ सीटें जा रही है इंडिया गठबंधन में। जो जनता ने जो वोट किया है, इसमें साइलेंट वोटर्स हैं, सरकार बन आपके गई जो लोग हैं, बिल्कुल बना रही है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं आपको, देखिएगा कि जो भी लोग आपके जितने भी लोग हैं जमीन के ऊपर, उनको देखिएगा कि वोटर बिल्कुल साइलेंट है। बोल कौन रहा है? सीट क्यों दे रहे हैं? अरे सर 1 मिनट रुकिए, आप तो जीतने वाले हैं, आप तो जीत, अरे सर आप क्यों छटपटा रहे हैं राजेश जी? आप तो जीत रहे हैं। अरे आपको तो समझी से मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आप तो जीते हुए हैं, आप तो सत्ता में बैठे हैं। ये देखिए ये जो सच्चाई है कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ, और जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री जी का तो पैर के तले जमीन खिसक गई, तो उन्होंने देखा कि देखो देखो हेलीकॉप्टर के अंदर मछली दिखाना शुरू किया। अब वो बिहार के लिए मछली, ये तो खूब किया, ये वाला टाइम निकल गया। आपने अपने आंकड़े रखे, अब फटाफट बैक टू बैक जो बचे हुए जितने भी आंकड़े हैं वो भी जरा दर्शक, अब बहुत ज्यादा इंतजार हो गया। असम की बात कर लेते हैं। भारत एक्सप्रेस रोड मैप टू विम का जो सबसे विश्वसनीय पोल है, उसमें असम की अगर बात करें तो असम में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। 14 में से 12 सीटें, 14 सीटें असम में इंडी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, वही 14 सीटों में 12-2 का मामला रहेगा। और यहाँ पर 51% वोट शेयर बता रहे हैं मिश्रा जी, और ये भी एक बड़ी चीज। और खैर असम में तो माहौल रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा काफी लोकप्रिय वहां पर रहे, उनके बयान भी। लेकिन मिश्रा जी मैं चाहूंगा आप अपनी, क्या है जो पहली चीज आपने कहा, कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा, चलिए मैं हिमाचल के भी आंकड़े दिखा देता हूं, फिर दोनों पर बात करते हैं। तो हिमाचल एक और महत्वपूर्ण जगह रही है। हिमाचल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, उम्मीद बड़ी थी, लेकिन बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी, ये बात कही जा रही है। जबकि विधानसभा 0 to 1 61% से ज्यादा वोट शेयर आपने बताया है हिमाचल में, तो इसलिए तो अपने आप में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, अगर सबसे पहले आप असम की बात करें, असम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका काम कार्य करने की प्रणाली है, पीएम मोदी के एक अपने वेव या उन सब चीज़ों से अलग उनका कहीं ना कहीं प्रभाव है, जिसकी वजह से पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, और 12 सीटों पे लीड अभी दिख रही है। जहाँ तक हिमाचल में आपने बात किया, हिमाचल में एक अगर मंडी सीट को ले लें तो मंडी में भी फाइट, कंगना वाली सीट पर फाइट बनी हुई है। बाकी 3 सीटों पर तो कोई ऐसी फाइट नहीं दिख रही है। बीजेपी मुझे वन वे दिख रही है, जो एक बड़ा सैंपल साइज हमने हिमाचल से लिया था, और हिमाचल में मैं खुद भी था वहां पे। लेकिन मंडी सीट हो सकता है कि वो बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए वो 0 to 1 की सिचुएशन बनी। विक्रमादित्य को देखिए अगर वहां पे विक्रमादित्य की चीजें करें, कहीं ना कहीं उनकी एक पकड़ रही है पहले से, राजा साहब से लेकर, और उनकी जनता के बीच में पकड़ है। लेकिन मंडी में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है। आरएसएस के कैडर जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं 1 to 1 डोर नॉकिंग करके और जो अपना सिस्टम बना लिए हैं, वह एक तगड़ा सिस्टम हो। शायद इस बार उसको क्रैक करना विक्रमादित्य के लिए कठिन काम होगा। ठीक है, शेट्टी साहब का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। शेट्टी साहब कैसे देख रहे हैं दोनों ही पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड हिमाचल का आंकड़ा हमने दिखाया, रोड मैप टू विन का सर्वे कह रहा है कि उत्तराखंड में आप खाता नहीं खोल रहे, हिमाचल में आपको 0 से 1 सीट मिल सकती है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, जैसे अभी वो बता रहे थे कि 2 दिन में हमारे बीच में आ जाएगा, मगर हिमाचल प्रदेश में 6 महीने पहले चुनाव हुआ, वहां पे हमारी सरकार है, और वहां पे भी अगर एग्जिट पोल में आप लोग हमें सीट नहीं दे रहे तो 2 दिन का इंतजार में क्लियर हो जाएगा।
और जहां तक उत्तराखंड का है, जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट होगा उसका लगभग वहां पे होगा। तो उत्तर प्रदेश में मेरा अनुमान ये है कि 50-50% पे रहेंगे हम लोग, क्योंकि समाजवादी भी है और बाकी अन्य पार्टी भी हमारे साथ है और 50-50 का मामला। चलिए, आप सब बने रहें, शेट्टी साहब आप भी बने रहें, और मैं पूजा जी आपके पास आऊंगा। आप भी बड़ी देर से सुन रही हैं सारी चीजें, आपका कमेंट लेता हूं। लेकिन अब क्योंकि मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि दक्षिण की बात कब होगी, दक्षिण की कब बात होगी, तो लीजिए अब होगी दक्षिण की बात। तमिलनाडु की और कर्नाटक की बात करते हैं। और जैसा मैं लगातार आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा सैंपल साइज रहा इंडिया गठबंधन को 33 से 36 सीट तमिलनाडु में और एनडीए को 2 से 5 सीट। ये आपने बड़ा झटके वाला एक कुछ ऐसा दिया जिसपे अभी शेट्टी साहब बोलेंगे हाँ ये ठीक लग रहा है। तो बताइए आप इसके बारे में, और वोटिंग परसेंटेज भी लगातार दर्शक देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तमिलनाडु की बात कर लें तो कहीं ना कहीं डीएमके और कांग्रेस का जो एक गठबंधन है उसकी पकड़ बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी आप देखेंगे AIADMK के साथ अपना गठबंधन किया है और कोशिश कर रहे हैं वापसी करने की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। अगर 3 से 4 सीटें तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक अचीवमेंट हो सकती है। संजय जी अभी साथ में है आप इनके? हाँ, मैं इस पे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेठी साहब के पास आप जाइएगा, वो खुश नहीं होंगे। वो 100% इसको भी सेठी साहब नकारेंगे, क्योंकि जो 3 से 4 सीटें आप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। सच्चाई यही है। आप ये कहना चाहते हैं कि AIADMK का कोई प्रभाव ही नहीं है वहां पे? बीजेपी को छोड़ दीजिए, 3% वाली पार्टी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम जो वहां की लोकल पार्टी है उसके जनाधार को तो समझिए। एक बात को समझिए, देखिए क्या होता था, एक साउथ का एक अपना नैरेटिव था इंदिरा गांधी के टाइम से। आप देखिए, यानी कांग्रेस के साथ चला रहा है कि यदि नॉर्थ ने यदि कांग्रेस को साथ दिया है तो साउथ साथ छोड़ता था। आप गौर करिएगा जरा, और यदि साउथ ने साथ दिया तो इधर छूटता था। तो इस बार क्या हुआ कि साउथ खुल करके कांग्रेस के साथ गया है, यानी राहुल गांधी के साथ गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा। जो असम में आप बात कर रहे हैं, चौंकाने वाला रिजल्ट 4 तारीख में आएगा, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, फिर भी हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, साउथ का जिक्र यहां पर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि साउथ से बहुत शॉकिंग रिजल्ट आने वाला है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। पूजा जी प्लीज इस पर रिएक्ट कीजिए। शॉकिंग रिजल्ट आ सकता है, यदि उनकी कोई सेटिंग हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पूजा जी प्लीज। देखिए रोहित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफी शॉकिंग रिजल्ट आने वाले हैं। जिस तरीके से जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल एग्री करने वाले एग्जिट पोल नहीं। हाँ, ये साउथ के आपने जो, क्योंकि वहां पे दिखा नहीं सकते ना कि कांग्रेस पीछे चल रही है, तो वो दिख रहा है कि हाँ कांग्रेस आगे है। वो प्रधानमंत्री जी की बात सत्य निकलेगी और एग्जिट पोल के अगेंस्ट जो है बहुत सारे जो है रिजल्ट आएंगे। जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन का सरकार बनेगी 4 तारीख को। अब उत्तर प्रदेश के, मैं उत्तर प्रदेश हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश के लगातार मैं देख रही हूँ एग्जिट पोल में, काउंट कर रही हूँ कि हमने यहाँ पे जो है जनता के बीच में रहकर कार्य किया और जनता से जो है बिल्कुल 1-to-1 कांटेक्ट रहे हैं। जनता किस मुद्दों पर वोट कर रही है और कहाँ वोट कर रही है उसको भी हमने देखा हुआ है, तो हमें नहीं समझ में ठीक है। और रुझानों को लेकर देखिए, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब तक पूरी सीट्स का जो एग्जिट पोल है वो नहीं दिखाया, लेकिन अब तक जिन सीट्स का हमने दिखाया है उनका जो आंकड़ा है उसमें एनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया को पीछे छोड़कर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से देखिए, स्पष्ट कर दें कि ये एक सैंपल साइज पर लिया गया एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं होते, लेकिन नतीजों का एक अंदाजा मिलता है, एक साइंटिफिक मेथड होती है, इसीलिए इसका अपना एक महत्व होता है।